Assalamu alaikum students. So I'm here with a new lecture of political science series. So far जो हमने अब तक philosophers डिस्कस किए हैं उसमें आपके अर्ली ग्रीक फिलोसोफर शामिल हैं जिसमें हमने प्लेटो अरिस्टोटल को कवर किया था. आफ्टर दैट आपके मिडीवियल टाइम पीरियड के मैकावली एंड सोशल कॉन्टेक्चुअल फिलोसोफर्स. ऑब्वियसली सोशल कॉन्टेक्चुअल फिलोसोफर्स के अंदर होप्स वाज अ प्रीवियस वन जो कि आपके रेनेसांस के पीरियड के बिगिनिंग में है और ऑब्वियसली डार्क एजिस के एंड पे. एंड देन उससे फर्दर जो हमने दो फिलोसफर्स डिस्कस किए हैं, वन इज़ जॉन लॉक एंड द अदर वन इज़ रूसो. और उसके बाद हमने प्रॉपर 17वीं सेंचुरी में जब डिफरेंट राउट्स हो रहे हैं, डिफरेंट स्ट्राइक्स हो रही हैं, डिफरेंट सिविल वॉर्स हो रही हैं और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट आपको एक फुल फ्लेज जो है वो रिवॉल्ट नज़र आता है, जिसमें एक बहुत स्पेसिफिक रिवॉल्ट हमें मोनार्किज्म के अगेंस्ट नज़र आता है और ये जो हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर है उसके अगेंस्ट नज़र आता है. देन हमने हेगल और मार्क्स को देखा है. हेगल का टिल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस फिलॉसफी की तरफ था और हाउ टू रैशनलाइज, हाउ टू मेक लॉजिकल आर्गूमेंट्स और अपनी रैशनैलिटी को और अल्टीमेट गुड्स तक और अल्टीमेट ट्रुथ्स तक आप किस तरह से पहुंच सकते हैं. और देन हमने रीड किया कार्ल मार्क्स को जो कि हेगल का स्टूडेंट है. और कार्ल मार्क्स का इम्पैक्ट जो है वो मैं ऑलरेडी स्लाइड्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि कार्ल मार्क्स वाज द मोस्ट लीडिंग एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ 17th सेंचुरी एंड टिल नाउ. आपको कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर भी जो मेजर स्टोरीज मिलती हैं वर्ल्ड स्टाटा के अंदर, वो है लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. तो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म के सारे रिसोर्सेज और उनके सारे जॉनरास को डिफाइन करने वाला ही कार्ल मार्क्स है. और उसने ही बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस द बुर्जुआजी एंड स्टेटस को क्लास विद द वर्किंग क्लास. तो बेसिकली कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की ये इंपॉर्टेंस है कि पूरी दुनिया जो आपको लास्ट सेंचुरी और प्रीवियस सेंचुरी में बायपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर नज़र आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्ल मार्क्स. एंड कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि जो आज हम कॉन्टेम्प्रेरी फिलोसफर्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनके अंदर भी आपको जो एक इन्फ्लुएंस है, एक इम्पैक्ट है, वो कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. वो एंटोनियो ग्राम्शी हो, वो मिशेल फूको हो, या फिर वो फ्रांसिस फ्यूकुयामा हो. तो इन सब के ऊपर जो एक इम्पैक्ट है, जो एक आपको बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस नज़र आती है, वो आपको कार्ल मार्क्स की बहुत ज़्यादा नज़र आएगी कि उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं ये सारे फिलोसफर्स. अगेन वाई इज़ दैट सो? बिकॉज बेटे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के जो फिलोसफर्स हैं इनका टाइम पीरियड 1900 से लेकर 1980s और 90s तक बनता है. और ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपकी एक तो वर्ल्ड वॉर्स हो रही हैं, दोनों वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. इसके अलावा जो मेजर चीज़ है जिससे ग्राम्शी बहुत इंस्पायर्ड था या जो जिसने उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया या जिसने उसके पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को जो है वो चेंज किया, दैट थिंग वाज फाशिस्ट आइडियोलॉजीज़ और फाशिस्ट गवर्नमेंट्स का प्रिवेल करना in the form of obviously Mussolini rise in Italy and Hitler rise in Germany. तो वो जो दोनों का राइज है उसका इन्फ्लुएंस किस तरह एंटोनियो ग्राम्शी के ऊपर आता है. एंड देन एक जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की डिबेट है उससे किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है और ये किस तरह के आइडियाज़ को प्रमोट करता है. मैं आपको बता दूं एंटोनियो ग्राम्शी का जो ताल्लुक था, ही बिलोंग टू इटली ऑब्वियसली, और इसके ऊपर जो आपको मुसोलिनी गवर्नमेंट के फाशिस्ट रिजीम्स का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है. एवेंचुअली ही डाइड इन वेरी यंग एज और इसको बेसिकली डेथ पेनल्टी दे दी गई थी. ऑब्वियसली इसके इन तमाम तरह रिवॉल्ट और इसकी इस तरह की राइटिंग्स की वजह से जिसमें ये प्रोवोक कर रहा था और जिसमें ये बार बार पब्लिक को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था कि आपके राइट्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और आपके राइट्स को किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है. तो दिस इज़ द थिंग. एंटोनियो ग्राम्शी की अगर देखा जाए तो ही बोर्न इन 1891 एंड ही डाइड इन 1937. और 1890s के टाइम पीरियड में भी आपको पता है कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में देखें या कॉन्टेम्प्रेरी उस टाइम का कॉन्टेम्प्रेरी सिनेरियो के पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत बिगर एम्पायर्स हिडन एग्रीमेंट्स और हिडन इंतानते बहुत साइन करी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनिमीज़ जो हैं वो हिडन एनिमीज़ या फिर वो एनिमीज़ जो ऑब्वियसली ओपन नहीं होते बल्कि कोवर्ट ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. देन आपकी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड आता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि फाशिस्ट रिजीम्स का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है. फाशिस्ट रिजीम की वजह से जो इन्फ्लुएंस है एंटोनियो ग्राम्शी के ऊपर जो आता है वो भी आपको पता होना चाहिए बेटे. फाशिस्ट रिजीम्स के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो सुपीरियर रेस के ऊपर किया जाता है. उसमें रेसिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और प्रोवोक किया जाता है लोगों को इस स्पेसिफिक नैरेटिव के ऊपर कि यू आर अ सुप्रीम रेस एंड यू आर बोर्न टू रूल.
उसी से हमें वाइट्समैन बर्डन थ्योरी भी मिलती है, जिसमें कहा जाता है कि वाइट्समैन और या फिर ये जो आपकी एक सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन या अमेरिकन सिविलाइजेशन, दे आर द सर्वाइवर, दे आर द सेवियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इन्होंने बेसिकली ह्यूमैनिटी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस दी हैं, एंड दे आर वेरी वेरी सुपीरियर देन अदर ह्यूमन बींग्स। ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल डाटा को भी यूज़ करते हैं, अपनी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को भी एज एन आर्गुमेंट यूज़ करते हैं, ये अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को भी एज एन आर्गुमेंट यूज़ करते हैं कि हमने किस तरह से पूरी वर्ल्ड को सिविलाइज किया है। तो ये जो एक इम्पैक्ट है, ये बहुत क्लियर कट आपको फाशिस्ट रिजीम्स के अंदर नज़र आता है। फाशिस्ट रिजीम्स का जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो बहुत सवेयर होते हैं, क्योंकि फाशिस्ट रिजीम्स आ गई, उन्होंने हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट कर दिया, रेसिज्म को प्रमोट कर दिया, लेकिन उससे होता ये है कि एवेंचुअली आपको 1-to-1 वॉर्स, कन्फ्रंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, वॉर्स बहुत आती हैं, ब्लडशेड बहुत होता है, और इससे जो है बेटा 3Ds की पॉलिसी जो है वो डेवलप होती है। 3Ds कहते हैं जी, डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट को। डेथ का मतलब है ऑब्वियसली ब्लडशेड, इंसानों का मरना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है इंटरनली डिस्प्लेस पीपल। जब आपकी वॉर होती है तो डेफिनेटली बहुत से लोग जो हैं वो एक जगह से छोड़कर, जहाँ पर वॉर सिचुएशन है, दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटे, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वो आपके हॉस्पिटल्स हों, वो आपके स्कूल्स हों, वो आपके कॉलेजेस हों, वो आपके एजुकेशनल सेंटर्स हों, वो आपके रिक्रिएशनल प्लेसेस हों, वो हर तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय कर जाता है ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस वॉर सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आफ्टर शॉक होती हैं या आफ्टर इफेक्ट होती हैं अल्टीमेटली फाशिस्ट रजीम का। तो इन सारी चीज़ों को एंटोनियो ग्राम्शी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करा था और ऑब्जर्व भी करा था। इसकी एक कोटेशन को अगर आप समझ लोगे तो आपको एंटोनियो ग्राम्शी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ही क्लेम दैट आई एम अ पेसिमिस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस बट एन ऑप्टिमिस्ट बिकॉज ऑफ विल। वो कहता है इंसान की जो इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से वो हालात को, जिसकी वजह से वो सर्कमस्टांशियल इवेंट्स को बहुत अच्छे से ग्रास्प करता है, अंडरस्टैंड करता है, वो देखता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्व करता है अपने गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स को, वो ऑब्जर्व करता है अपने कल्चरल स्ट्रक्चर्स को, वो अंडरस्टैंड करता है अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को, वो अंडरस्टैंड करता है कि आपकी बुर्जुआसी क्लास, आपकी जो रिच एलीट है, वो किस तरह से आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रही है। वो अंडरस्टैंड करता है कि एजुकेशन इज़ ऑल्सो फॉर द रिच ओनली। एजुकेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने एक कमोडिटी बनाकर रख दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं आपके रिच क्लास। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा मौका दें तो आपको पता होना चाहिए बेटा, एट दैट टाइम 19th सेंचुरी के बिगिनिंग की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे यूरोप में भी और अमेरिका में भी फीमेल के लिए स्कूल्स नहीं अवेलेबल थे, बल्कि फ्लाइंग स्कूल्स का कॉन्सेप्ट होता था। उसका मतलब ये है कि एक आधा ट्विटर होता था जो कि आकर बेसिकली इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ा के चला जाता था। देवर नो प्रॉपर बिल्डिंग्स, देवर नो प्रॉपर स्कूल स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन, फॉर द गर्ल्स। तो दिस इज़ द थिंग कि वो क्लेम करता था कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, दैट इज़ वाई आई एम वेरी पैसिमिस्ट। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत वाइट एलिफेंट्स बैठे हैं जो इनगल्फ कर लेंगे हमारे सारे रिसोर्सेज को, और जो आपकी एक पुअर क्लास के राइट्स हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करेंगे और उनको अप्रेस्ड और सप्रेस करके रखेंगे ताकि वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकें, उन्हीं लोगों के थ्रू वो रूल कर सकें। सो इट वाज द क्लेम ऑफ एंटोनियो ग्राम्शी, बट अगेन ही क्लेम दैट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट बिकॉज ऑफ द विल। अब फ्री विल का आइडिया जो है दैट इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट। हम हमेशा, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलीजियस कॉनोटेशन में भी वो डिस्कस करता है, उसके हवाले से अगर एक्सप्लेन करूँ तो एज अ मुस्लिम हम ये बिलीव रखते हैं, एज अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा भी है कि ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेज दिया है, बट दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक एन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अस। हम यहाँ पर जो करेंगे, उस वो बैड डीड्स हों, वो गुड डीड्स हों, एट द डे ऑफ जजमेंट वी आर गोइंग टू आंसरेबल। हम खुदा को वो सारे जवाबदेह होंगे और हम अपनी डीड्स के ऊपर जो है, ऑब्वियसली हेवन और हेल का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हमें अकॉर्डिंग टू आवर डीड्स हमें जो है वो दिया जाएगा। उसके अलावा अगर क्रिस्टियनिटी का भी कॉन्सेप्ट देखें तो आपको यही है कि खुदा ने इंसान को जो है वो रैशनैलिटी दी है, लॉजिक दी है, उसके रीज़न से नवाजा है, शऊर दिया है, जिसकी वजह से वो खुद डिसाइड कर सकता है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर हिम। तो एंटोनियो ग्राम्शी ये कहता था कि हमारी जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है कि हमने किसी की गुलामी करनी है या नहीं,
क्योंकि अगर आप एक अमीर इंसान की गुलामी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपने विल से ये कर रहे हैं, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया। इसकी एग्जांपल्स बहुत बड़ी बड़ी आपको हिस्ट्री में भी मिलती हैं, जैसे किंग लूथर वगैरह हैं, उन्होंने रिवॉल्ट किया है बाकायदा सोसाइटी नैरेटिव्स के अगेंस्ट। कॉल मार्क्स है, उसने ओपनली रिवॉल्ट किया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसमें बहुत से लोगों ने कंबाइन हुए एक साथ, मतलब एक पेज पर आए, उन्होंने डिसाइड किया कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट द ऑब्वियसली what is government is basically doing with us, this kind of obviously unbiased and obviously extremist attitude, we are not going to tolerate this attitude anymore। और उन्होंने रिवॉल्ट किया बाकायदा अपनी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। तो ये सारा का सारा आइडियाज़ जो है रिवॉल्ट का, रेवोल्यूशंस का, चेंजिंग नैरेटिव्स का, चेंजिंग सोशल नॉर्म्स एंड कल्चर्स का, चेंजिंग गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स का, बेसिकली बेटा ये सारा का सारा विल से प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी विल स्ट्रांग है और आप किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, इधर वो आपकी अपनी पर्सनालिटी हो, आपका एक कंट्रीब्यूशन हो एज अ पर्सन इन सोसाइटी, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, या फिर आपका गवर्नमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें आपकी विल जो है वो बहुत मैटर करती है। इधर यू वांट टू बी अ स्लेव और इधर यू वांट टू बी अ रूलर, इधर यू वांट टू बी अ एम्प्लॉय और इधर यू वांट टू बी अ एम्प्लॉयर। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी फ्री विल पे कि आप किस चीज़ को अपने लिए ठीक समझते हो। उसके बाद एंटोनियो ग्राम्शी वॉज एन इटालियन मार्क्सिस्ट theoretician and politician. He wrote on political theory, sociology, linguistics. He remained an establishing member and one-time leader of Communist Party of Italy. Gramsci is best known for his theory of cultural hegemony. बेटा अगर एंटोनियो ग्राम्शी को देखें तो ही वॉज इटालियन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफीज ऑफ कॉल मार्क्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ही वॉज ऑल्सो एन पॉलिटिशियन, इसीलिए उसके आइडियाज़ और उसकी पॉलिटिकल थीरीज जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी गवर्नमेंट। पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर जो उसका काम है बेटे, वो मैं आपको अगर थोड़ा सा एलैबोरेट और एक्सप्लेन करूं तो उसने बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर ना सिर्फ गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म करने की बात की है, बल्कि अगर आपने कॉल मार्क्स का लेक्चर जो कि ले लिया होगा उसमें जो उसने सुपर स्ट्रक्चर्स और सब स्ट्रक्चर्स की बात की है। सुपर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं आपकी आइडियोलॉजीज़ को और सब स्ट्रक्चर आपकी बेस बनाते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में ये भी एक्सप्लेन किया कि बेसिकली आपके सुपर स्ट्रक्चर्स और आपके सब स्ट्रक्चर्स डिराइव कहाँ से हो रहे हैं। फिर ग्राम्शी ने ये बताया कि आपकी सिविल सोसाइटी के अंदर 3 पिलर्स, ठीक है, या ट्रायंगल्स की 3 साइड्स क्या हैं और किस तरह से आप उन 3 साइड्स को लेते हुए डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो लेकर आ सकते हैं। उसके बाद उसने ये भी बताया कि आपकी पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपके कौन से गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो को अलाइन करते हैं आपके सिविलियन इंटरेस्ट के साथ। किन इंटरेस्ट को लेकर जब आप मैनेज करते हो अपनी गवर्नमेंटल पार्टीज़ को या अपनी गवर्नमेंट को, तो पब्लिक आपसे सेटिस्फाई होती है या फिर आप सिविलियन इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हो। सोशोलॉजी की जहाँ तक बात है बेटे, तो ग्राम्शी का सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि उसने बताया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह सोसाइटी के जो नैरेटिव्स हैं, स्पेशली सोसाइटी का जो कल्चर है, उसको टेम एंड ट्रेन किया जाता है ताकि पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा फियर में रहे और वो उन तमाम तर नैरेटिव्स को, उस तमाम तर वर्ल्ड व्यूज़ को एब्जॉर्ब कर ले जो उसको बताए जा रहे हैं बाय द एलिटिस्ट या बाय द एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी। वो ये कहता था कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल नाउ अगर आप देखें तो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो ट्राइब का हेड होता था वो जिस तरह की मिथ्स या जिस तरह के फेक लाइज या जिस तरह के नैरेटिव दे देता था, तो उसी तरह के नैरेटिव्स को फॉलो कर लिया जाता था। उसी तरह के नैरेटिव्स को लोग एज्यूम कर लेते थे कि ओके एब्सोल्युटली ये चीज़ें फाइन, ये दीज आर गुड फॉर अस एंड दीज आर बैड फॉर अस, ठीक है। उसमें आपको ग्रीक मेथोडोलॉजी की एग्जांपल नज़र आती है जिसमें आप जो हैं छोटे बच्चों को जो है वो काट कर दरिया में फेंक देते हैं सिर्फ इसलिए कि सी गॉडेस जो है वो हमसे राज़ी हो जाए और हमसे खुश हो जाए। ये बेसिकली ट्राइबल हेड्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रीक सोसाइटीज़ को देखें तो ग्रीक सोसाइटीज़ के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नज़र आता है, टू ओबे द मोनार्क बाय ऑल मीन्स। आपने हमेशा मोनार्क को ओबे ही करना है, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। इवन तो मोनार्क अगर आपकी लाइफ भी ख़त्म कर दे, आपको डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस भी दे दे, स्टिल यू नीड टू ओबे योर मोनार्क बाय ऑल मीन्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसके थ्रू डिफरेंट नैरेटिव्स डेवलप किए गए हैं, आपके सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को इस तरह से डेवलप किया जाता है कि आपकी एक स्पेसिफिक क्लास को एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल कोट करूँ जो शायद बहुत लोगों को समझ भी आ जाए, दैट इज़ अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट। आपकी सोसाइटीज़ जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं बेटा, वो इस तरह से आपकी लड़कियों की, स्पेशली गर्ल्स की नरिशिंग करती हैं, उनकी डेवलपमेंट इस तरह से करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल स्टाटा इस तरह से डेवलप किया जाता है, टेम एंड ट्रेन किया जाता है कि वो डिपेंडेंट फील करें कि येस वी आर डिपेंडेंट ऑन मेल्स, दे आर सुपीरियर देन अस, वी आर इन्फीरियर बींग्स। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ अगर सोसाइटी इनकलकेट करेगी तो उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग जिसकी वजह से आपकी सोसाइटल स्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में देख लो बच्चों कि आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और आपके जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनमें आपको एक ह्यूज गैप और डिफरेंस नज़र आता है। आपके जो बेटा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो कल्चर है उसकी इंटरमिंगलिंग जो है वो मोस्टली वही होती है कि आपका टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक आ रहा होता है। लेकिन वहीं पर जहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सम हाउ नो डाउट रिच और एलीट का भी कल्चर है, लेकिन वहाँ पर जो पुअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसका कल्चर भी आपको बहुत एविडेंट नज़र आता है, वो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आता है आपको मेजर स्ट्रक्चर्स के अंदर। वहाँ पर एक लोअर क्लास के इंसान को भी पता है कि मेरा राइट टू वोट है तो ये मेरा पॉलिटिकल राइट है, इसको मैंने किस तरह से यूज़ करना है, इसको यूटिलाइज़ किस तरह से करना है। बट एट द अदर वे अराउंड द पिक्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। पाकिस्तान के अंदर जब आपके इलेक्शंस का टाइम करीब आता है तो यही आपका जो ट्रेंड है ख्वाबों का वो स्टार्ट हो जाता है। एक मतलब 1,000 के बदले लोग जो हैं अपना वोट सेल आउट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द सिनेरियो, ये डिफरेंस है दोनों जगहों पर। फिर आपका आता है लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, उसका क्या काम है बेटा? लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, उसने लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत डिबेट की। उसने बताया कि लैंग्वेज के थ्रू जो है वो किस तरह से आपको बाकायदा एक्सप्रेस किया जाता है। अब लैंग्वेज में मैं आपको एग्जांपल कोट करती हूँ, वाइट वर्सेस ब्लैक। ब्लैक जो है इट्स अ डार्कर टर्म, इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर द इवल पावर्स, फॉर द डार्कर पावर्स, फॉर ब्लैक मैजिक। ठीक है, ब्लैक मैजिक का वर्ड है, मतलब ब्लैक है तो ऑब्वियसली एक डार्क वर्ड है। और उसकी तरफ अगर आप दूसरी टर्म देखो तो वाइट, वाइट रेस। ठीक है, वाइट इज़ अ वेरी क्यूट टर्म, वेरी 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 स्पेसिफिक टर्म जो कि बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल एलिमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। जैसे वाइट के बारे में कहा जाता है, आप ये देखें कि वाइट से जो है हम ये डेराइव करते हैं, इट इज़ यूज बेसिकली फॉर द लाइट। ठीक है, खुदा का नूर हम यही कहते हैं, इट्स दैट कलर इज़ वाइट। एंजल्स के बारे में जितना भी आप कॉन्सेप्ट देख लें तो यही एज्यूम किया जाता है कि एंजल जो हैं वो वाइट कलर के होंगे। तो दिस इज़ द थिंग कि किस तरह से आपने कुछ नैरेटिव्स, कुछ लैंग्वेज के थ्रू लोगों की साइकी को टेम एंड ट्रेन किया है कि वो उसी तरह से एज्यूम कर लें कि वी आर इन्फीरियर। आपने लैंग्वेज तक में ये चीज़ जो है वो इनकलकेट की है। अब आप फीमेल्स देख लो, ठीक है, अब जितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, पावर, पॉलिटिक्स, पी से है, ठीक है, और वुमेन के लिए वुमेन, वीक, ठीक है, ये सारे डब्ल्यू से वर्ड्स हैं जो कि क्लैरिटी के साथ शो करते हैं कि फीमेल्स आर सम हाउ सुपीरियर। ठीक है, और मेल्स आर ऑब्वियसली, फीमेल्स आर इन्फीरियर एंड मेल्स आर सुपीरियर। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी है कि ऐसा कैसे है। तो ग्रामशी जो है इसके ऊपर भी डिटेल में बात करता है कि बेसिकली किस तरह लैंग्वेज से जो है वो आपको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने जो इंसान को एक क्वालिटी दी है बेटे, दैट इज़ हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेशन पावर, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ द मोस्ट पिक्यूलियर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। आप बोल कर किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप बात करके किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, ये खुदा ने आपको बड़ी पिक्यूलियर पावर दी है। इसको यूज़ करके ही आप कहीं पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी भी अपनी बना सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लैक कर रहे हो तो यू स्टैंड नोवेयर इन द रेस। जितने भी अच्छे लीडर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका रेटोरिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको अपनी आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है। तो उसने बेसिकली बताया कि लिंग्विस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है लोगों को इन्फ्लुएंस करने में और ये साबित करने में कि बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होते भी हैं, और ये कि आपकी जो लोअर क्लास है वो आपकी अपर क्लास उससे बहुत बेहतर है। यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की एग्जांपल कोट करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ स्टेटस। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ, एलोक्वेंसी के साथ बोल रहे हो तो यू आर सच अ एलिटिव पर्सन ऑफ योर सोसाइटी। दैट मीन्स आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है,
दैट मीन्स आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से मतलब ग्रेजुएट हुए हो, दैट मीन्स आपकी हायर एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो नैरेटिव है लैंग्वेज का, जो कि अभी तक हम इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उससे इतना इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ये बेसिकली ग्रामशी के उसी कल्चर को शो कर रही है जो वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली इट्स नॉट अबाउट वन कंट्री, इट्स अबाउट द होल वर्ल्ड। ये नहीं है कि एक ही कंट्री के अंदर एक अमीर क्लास आपको कैसे कंट्रोल कर रही है, ये इसके ऊपर भी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक अमीर क्लास है वो कैसे तमाम तर कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रही है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे कहाँ से पढ़ के आते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यही नाम हम सुनते हैं। उनकी ग्रूमिंग और अपब्रिंगिंग कहाँ हो रही है जी, अब्रॉड में हो रही है। तो इतने सालों के बाद जब आप यंग हो जाते हैं तो आप पाकिस्तान वापस आके पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? आपको तो यहाँ के कल्चर्स का ही नहीं पता, आपको यहाँ के बेसिक नैरेटिव्स, बेसिक इश्यूज का ही नहीं पता, आप तो उस लैंड के साथ कनेक्शन में ही नहीं रहे, तो आप कैसे महसूस कर सकते हैं उनके प्रॉब्लम्स? तो ये चीज़ ग्रामशी जो है वो प्रमोट और ऑब्वियसली डिफाइन करने की कोशिश करता है कि ना सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर इतनी सेग्रीगेशन है, बल्कि पूरी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भी एक सेग्रीगेशन है जो क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आती है। उसके बाद बेटा ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली इसको मरवाया भी इसीलिए गया था, डेथ पेनल्टी भी इसीलिए दी गई थी क्योंकि इटली के अंदर कम्युनिज्म का भी राइज था उस टाइम पर, और एट द सेम टाइम मैसोलोनी प्रमोट कर रहा था फाशिज्म को। तो बेसिकली जो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट आया था, उसी की वजह से जो है ग्रामशी को मरवा भी दिया गया था। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है वो बेसिकली समहाउ प्रमोट करती है वर्कर क्लास के इंटरेस्ट को। फाशिस्ट रजीम्स ये क्लेम करती हैं कि वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर क्लास, बट एक्चुअल में वो प्रमोट करते हैं आपके स्टेटस को क्योंकि वो बेसिकली प्रमोट कर रहे होते हैं रेसिज्म को, वो हाइपर नेशनलिज्म और हाइपर रेसिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पर एक जो स्पेसिफिक स्टेटस को है और जो कल्चर है बिटवीन एलिटिस्ट एंड पुअर क्लास वो मेंटेन रहता है। कल्चर हेजमनी की थ्योरी है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें वो बताता है कि बेसिकली कल्चर किन चीज़ों से मिलकर बनता है और कल्चर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है सबसे ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन्स की एक्टिविटी को, या फिर आपके साइकोलॉजिकल स्टेटस को, आपके पॉलिटिकल बिहेवियर्स को और आपके पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को। कल्चर की अगर मैं इससे बात करूं तो कल्चर जो है बेसिकली बेटे आपकी बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर होता है। आपकी नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, फैमिली वैल्यूज़, ठीक है, आपके पॉलिटिकल वैल्यूज़, आपके बिहेवियर्स टुवर्ड्स योर पॉलिटिक्स, आपके बिहेवियर्स टुवर्ड्स योर कंट्री, आपके बिहेवियर्स टुवर्ड्स द स्पेसिफिक रेस फ्रॉम विच रेस यू आर बिलोंग, एंड योर कल्चर्स टुवर्ड्स एथनिक एंड सेक्टेरियन आइडेंटिटी। तो कल्चर के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोट करूँ एक एग्जांपल, अगर शिया सुन्नी हैं तो शियाज जो हैं उनका एक स्पेसिफिक किस्म का कल्चर होगा और मुहर्रम को किस तरह से फॉलो करना है और उसके बाद उसके रिचुअल्स को किस तरह से फॉलो करना है। एट द अदर वे अराउंड सुन्नीस का एक अलग से कल्चर होगा जो कि वो इसी आइडियोलॉजी को, करबला के इंसिडेंट को लेके फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल कोट करूँ, ये तो हो गया सेक्टेरियन। एथनिक आइडेंटिटीज़ पे आ जाते हैं। पंजाब के अंदर ही आपको बहुत सेग्रीगेशन नज़र आएगी। साउथर्न पंजाब का कल्चर अगर आप राजनपुर साइड का देखें, टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट। वहीं पे लाहौर के अंदर आप वॉल्ड सिटी, अंदरून लाहौर का कल्चर अगर ऑब्जर्व करो और डीएचए का करो तो उन दोनों के अंदर भी आपको एक बहुत ह्यूज डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। तो ये आपकी हो गई बेसिकली एथनिक आइडेंटिटीज़ कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो और वहाँ पर वैल्यूज़ किस किस तरह से प्रमोट हो रही हैं। फिर आपके ओवरऑल वैल्यूज़ और नॉर्म्स आ जाते हैं। आपकी सोसाइटी के ओवरऑल वैल्यूज़ और नॉर्म्स क्या हैं? जैसे पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ऑर्थोडॉक्स और रिजिड क्लास जो है वो टेम एंड ट्रेन भी करती है और आपकी आइडियोलॉजीज़ को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करती है। फिर आपके अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक टैबूज़ की जो सोसाइटी में बने होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पेसिफिक टैबूज़ जो बने हुए हैं उसमें वुमेन को उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, वुमेन के राइट्स को समहाउ स्नब किया जाता है। वुमेन के साथ जो वुमेन के अगेंस्ट एक वायलेंस है दैट इज़ वेरी वेरी मच प्रेवेलेंट इन आवर सोसाइटी। इवन अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान 6 नंबर पे आता है, जहाँ पर वुमेन को सबसे ब्रुटैलिटी के साथ जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। तो ये कल्चर हेजमनी है और ये कल्चर जो है नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर्स, आपके पॉलिटिकल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर कौन डिफाइन कर रहा है? ये बेसिकली आपकी एलीट क्लास डिफाइन करती है और फिर उसी से वो इन्फ्लुएंस करती है आपके तमाम स्ट्रक्चर्स को।
इसके जो मेजर वर्क्स हैं अगर उनकी बात करूं तो इसमें पॉलिटिकल थॉट आती है, मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिज एपॉक, कल्चर हेजमनी एज अ मीन ऑफ लेजिटिमाइजिंग कैपिटलिस्ट स्टेज, hegemony, political leadership of working class, a rely of hegemonic dominance, spiritual needs and Marxism, maintenance of status quo, state and civil society, intellectuals and education, the modern prince. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बेटे। ये बेसिकली जो फर्स्ट है पॉलिटिकल थॉट, ये उसके सारे पॉलिटिकल थॉट के पॉइंट हैं कि उसकी पॉलिटिकल जो थ्योरी थी वो किन किन बातों को डिफाइन कर रही थी और किस किस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी। पहला देख लेते हैं बेटा, मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिज एपॉक। एपॉक कहते हैं बेटा एक स्पेसिफिक एरा को। तो हेजमनी जिस टाइम पे ये अपनी थ्योरी दे रहा था एंटोनियो ग्राम्शी, कल्चर हेजमनी वगैरह की, उस टाइम पर मार्क्सिस्ट अप्रोच की क्या इंपॉर्टेंस थी उस एरा में, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पर, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1917 के अंदर ही बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म। यूएसएसआर की डेवलपमेंट हो रही है। कम्युनिज्म को प्रॉपर्ली एज एन आइडियोलॉजी प्रमोट किया जा रहा है और क्लेम किया जा रहा है कि इट्स द लास्ट हब फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर अब कम्युनिज्म और वर्किंग क्लास के राइट्स को सिक्योर ना किया गया तो एवेंचुअली दिस वर्ल्ड विल बिकम अ स्टेज ऑफ ब्लडशेड। और इसके अलावा लेबर यूनियंस बनाई जा रही हैं, ट्रेड यूनियंस बनाई जा रही हैं, जिसमें लोगों के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और लोगों से मुराद है आपकी मिडिल क्लास और आपकी लोअर क्लास के राइट्स को, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, जो लोग हैं दे आर वेरी वेरी मच अवेयर ऑफ देयर राइट्स। अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के अंदर भी जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स होती हैं बच्चों, जिसको आज कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तो राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, रिचुअल्स, ये सब चीज़ें, और ये डेफिनेटली योर इकोनॉमिक राइट्स, इनको बाकायदा तौर पे लीगैलिटी प्रिंसिपल के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जा रहा है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और क्लेम ये किया जा रहा है कि इसके थ्रू जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इन राइट्स को देना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग फाइनली गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट जो एक कॉन्टीन्यूस रिवॉल्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आए और लोग एक्सेप्ट करें आपके गवर्नमेंटल नैरेटिव्स को। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड, लोगों को, आपकी वर्किंग क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक राइट्स, इस बात से कि किस तरह से कैपिटलिस्ट उसको एक्सप्लॉइट करता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि जब कैपिटलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है तो हमारी वेजेस और सैलरीज कितनी ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा और हम काम करना बंद कर देते हैं तो एवेंचुअली कैपिटलिस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उस टाइम पर पावर्टी, जो लोग गरीब क्लास थी आपकी, और जो हाई टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए लोगों के अंदर जो रेबिलियसनेस है और रिवॉल्ट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा थी। और कम्युनिज्म और सोशलिज्म लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे अंदर स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट एरेडिकेट हो जाएगा। बेटे स्टेट विद इन स्टेट होता है बेसिकली कि आपकी स्टेट के अंदर ही आपके इकोनॉमिक पावर्स और आपके इकोनॉमिक जाइंट्स इतने स्ट्रांग हो जाएं, या कोई भी और अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो आपके हर तरह के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट विद इन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो उस टाइम पे लोग एरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो आप समहाउ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके लॉज को फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है दे आर डूइंग ऑल दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस, दे आर डूइंग ऑल दिस टू मेक ऑल लिविंग स्टैंडर्ड बेटर। लेकिन जब आप किसी एक पर्सन के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट और रिबेलियसनेस आपके अंदर आती है तो आपको कहीं ना कहीं ये होता है कि इस पर्सन को, ये स्पेसिफिक एंटिटी को आपकी गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। दैट इज़ वाई एक ही कंट्री का पार्ट होने के बावजूद दे आर ट्रीटिंग यू एज स्लेव्स। तो ये सारी अवेयरनेस जो थी मार्क्सिस्ट अप्रोच की वो बहुत प्रोमिनेंट थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड चल रहा था। उसके बाद उसने जो सेकेंड मेजर क्लेम किया था दैट वाज कल्चर हेजमनी एज अ मीन ऑफ लेजिटिमाइजिंग कैपिटलिस्ट स्टेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। वो ये कहता है बेटे कि आपके कैपिटलिस्ट स्टेज को अगर आपने जस्टिफाई करना है, आपने इसको लीगैलिटी प्रिंसिपल यानी कि लीगलिज्म के साथ रिप्लेस करना है। सो व्हाट यू नीड द मोस्ट, ऑब्वियसली आपको उसके लिए कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी, कि आप एक थ्योरी, एक इकोनॉमिक फिलॉसफी को कल्चर की वैल्यूज़ नॉर्म्स में ले आओ ताकि उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट ना हो सके, उसके अगेंस्ट स्ट्राइक्स ना हो सके।
अब वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि आप लोगों के अंदर एक चीज़ प्रमोट करो कि प्राइवेटाइजेशन इज़ फॉर योर बेटरमेंट। अगर प्राइवेटाइजेशन होगी तो एक टाइम आएगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भी बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास इतना पैसा आ जाता है तो आप भी रूल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी माइन्यूट सी डिटेल हम मिस आउट कर जाते हैं। एक इंसान जो सारी ज़िंदगी अपनी तनख्वाह पे चल रहा है, एक स्पेसिफिक वेजेस पे वो कर रहा है और वो बहुत मुश्किल से जो है अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, वो कैसे मतलब इतना ज़्यादा पैसा कमा लेगा कि इवेंचुअली वो उन्हीं कैपिटलिस्ट को चैलेंज कर देगा। लेकिन हाँ, कैपिटलिस्ट स्टेज को लेजिटिमाइज करने के लिए कल्चर हेजमनी का फॉर्मूला इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि इसमें हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है प्राइवेटाइजेशन की। अगर किसी के पास भी पैसा है तो वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू अपना बिजनेस ओपन कर सकता है, वो लोगों को हायर कर सकता है। गवर्नमेंट जो है वो आपको बेसिकली दे सकती है, वर्क परमिट दे सकती है, आपको अपनी कंपनी लगाने का परमिट दे सकती है, इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक मनी, इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो इसके इस तरह से नॉर्म्स और वैल्यूज़ में इनकलकेट किया गया। फिर बेटा ह्यूमन लाइफ की अगर मैं आपको बात करूँ तो एक बहुत कॉमन वैल्यू है जिसको हम सब फॉलो करते हैं, दैट इज़ इक्वालिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर इक्वालिटी प्रिंसिपल को रिप्लेस किया गया अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट में कि हाँ भाई देखें, अगर हमारे पास पैसा है और हम बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास भी पैसा है, जब अगर नहीं है तो जब आए तब आप बिजनेस कर लें, आपको कोई नहीं रोकेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन नहीं करेगी कि आप पुअर क्लास से हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपके पास पैसा है तो आप भी करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। फिर इसको आपकी वैल्यूज़, ये कॉमन वैल्यूज़ हो गई। नॉर्म्स से कैसे रिप्लेस किया गया? पहले नॉर्म्स बेटा ये होती थी कि आपने फैमिली बिजनेस जो है उसी को लेकर चलना है। दैट मीन्स अगर आप फार्मर के बेटे हो तो यू विल इवेंचुअली बिकम अ फार्मर, अगर आप एक पीजेंट के बेटे हो तो आप पीजेंट ही बनोगे। तो उस टाइम पे फैमिली नॉर्म्स को रिप्लेस किया गया। कहा यह गया कि देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स, बहुत सी फील्ड्स हैं, बहुत सी डिग्रीज हैं और आपकी मर्जी है कि आप जिस भी डिग्री को फॉलो करना चाहें। which is again a biggest stream which was against a false consciousness which was given to the people. फॉल्स कॉन्शियसनेस ये होती है बेटा जिसका रियलिटी के अंदर उस तरह से प्रैक्टिकलिटी पॉसिबल ना हो। अब आप ये देखें कि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर भी प्राइवेट एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% ऑफ योर सोसाइटी के पास होती है, बाकी 98% आपकी यहाँ पे नॉर्मल स्कूल्स पर रिलाई करती है या आपके गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स पर रिलाई करती है। तो ये एक और नॉर्म दिया गया कि जनाब बहुत सी फील्ड्स हैं, आप एजुकेशन लेकर आएँ और आपके लिए मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह की नॉर्म्स और वैल्यूज़ को जो है वो प्रमोट करके कैपिटलिज्म को जस्टिफाई किया गया। और फिर इसके ऊपर एक और चीज़ जिसको सबसे इस्तेमाल किया गया था, दैट वाज द प्रोपेगेंडा टेक्निक्स। और प्रोपेगेंडा को इस तरह से प्रमोट किया जाता था कि अगर कोई भी पुअर क्लास का एक आधा बंदा किसी तरह सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो मैगजीन्स में आती थी, ताकि आपकी पुअर क्लास सेटिस्फाई रहे और उनके पास एक फॉल्स ड्रीम रहे, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस रहे कि क्या पता कल को हम भी इस काबिल हो जाएं। आप कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में भी देख लें, बिल गेट्स की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत शौक से सुनते हैं, उनको लगता है अच्छा इवेंचुअली हम भी बिल गेट्स बन सकते हैं। और इसी तरह और भी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती हैं। लेकिन इवेंचुअली द थिंग इज़, क्या इस सब सक्सेस स्टोरीज़ के बावजूद क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बात फिर भी जस्टिफाइड है कि बहुत से लोगों के राइट्स जो हैं वो आपकी वही रिच क्लास जो है वो स्नैप करती है, वेजेस और सैलरीज़ के अंदर उनको बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड किया जाता है, उनकी जितनी एफर्ट्स हैं, उनका जितना हार्डवर्क है उसको उस तरह पे बैक नहीं किया जाता। उसके बाद बेटा आता है हेजमनी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ वर्किंग क्लास। वो ये कहता था कि पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ वर्किंग क्लास को किस तरह से जो है वो आपने चेंज किया है उसके अकॉर्डिंगली। उसका मानना ये था कि पॉलिटिकल लीडरशिप वहीं की वहीं है, एग्रेसिव लीडर्स वहीं के वहीं हैं और आपकी जो एलीट है वो उसी तरह से रूल कर रही है। बस एक चेंजिंग नैरेटिव ये है कि आपने वॉलंटियर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसमें पुअर क्लास या आपके मिडिल क्लास के लोग जो हैं वॉलंटरली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बन जाते हैं और कहते हैं कि वी आर द सपोर्टर और वोटर ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी। और वो समझते हैं कि इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी के आइडेंटिटी से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। हालांकि एवेंचुअली ऐसा नहीं होता। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं और आप मर भी जाते हैं तो नोबडी रिकग्नाइजेज यू, स्पेशली स्टिल इन द अंडर डेवलपिंग एंड डेवलपिंग स्टेट्स। पाकिस्तान में देख लें, PMLN में बहुत से अभी इनके अगेंस्ट जब केसेस हुए हैं, स्टिल बहुत से लोग जो हैं वो रोड्स पे आए और सब कुछ है। और आई डोंट थिंक सो कि उनके लीडर्स को पता भी होगा कि कौन से लोग उनके लिए रोड्स पे आ रहे हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि पॉलिटिकल लीडरशिप। और सेकेंड थिंग जिससे के थ्रू हेजमनी क्रिएट की जाती है
वो ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है सारी की सारी वो सेम नैरेटिव्स को और सेम प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को यूज़ करती है। तकरीबन ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये क्लेम करती है कि वी विल सर्व द पुअर क्लास, वी विल सिक्योर द राइट्स ऑफ मिडिल क्लास, we will secure the right of education, health, transportation, law enforcement agencies will work smoothly with obviously the unbiased behavior। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ ये नैरेटिव्स और ये स्लोगन्स यूज़ करते हैं टू बिकम इनटू द पावर। ठीक है, अगर आपने सोसाइटी को ठीक करना है तो उसके लिए आपको पावर में आने की ज़रूरत क्या है? आप ईदी बन जाएं, आप एक इस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और नैरेटिव को प्रमोट करें जिससे आपकी पूरी क्लास जो है उसकी प्रोटेक्शन हो सके, बट नॉट एट ऑल। इन सबको पहले पावर चाहिए ऑब्वियसली टू रूल दैट पब्लिक, और एवेंचुअली जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो वर्किंग क्लास से ज़्यादा इस बात पर फोकस करती है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर कैसे होगा, हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो किस तरह से प्रमोट हो सकती है, और हम लोगों के अंदर अपना फियर और ये किस तरह से अपना फेवरेटिज्म कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो एवेंचुअली हर पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए वर्किंग क्लास इज़ नोवेयर। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखें कि पॉलिटिकल लीडरशिप में आने के लिए दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक जाइंट्स, वो अमेरिका हो, वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, इनको जो पार्टी फंड मिलता है, इनको जो इलेक्शन फंड मिलता है बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डॉलर्स में, लाखों करोड़ों में मिलता है, वो डेफिनेटली आपके इकोनॉमिक जाइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जब आएगी तो वो वर्किंग क्लास को उनके राइट्स दिलवा सकती है? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट स्टेज के ऊपर कैपिटलिस्ट लीडर्स बैठे हुए हैं उन्होंने तो एवेंचुअली इनकी कंपेन्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो वो उनको अगेंस्ट लेजिस्लेशन कैसे पास कर सकते हैं, क्योंकि गिव एंड टेक है इस वर्ल्ड के अंदर। तो ये उस टाइम पर जो है वो उसने क्लेम किया था कि बेसिकली कहीं पे भी लोगों के या पुअर क्लास के राइट्स को सिक्योर जो है वो नहीं किया जाता, बल्कि एवेंचुअली फोकस किया जाता है कि आपने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप हो गई गुड इनफ, वर्किंग क्लास कहीं बहुत पीछे रह जाती है। और हेजमनी सिर्फ इस हद तक होती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने अपने मीन्स को, अपने बेनिफिट्स को सिक्योर करती है, ना कि वर्किंग क्लास के बेनिफिट्स को। और हाँ, लेकिन वो अपने नैरेटिव्स, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस और स्लोगन में हमेशा वर्किंग क्लास का नैरेटिव यूज़ करते हैं ताकि वो साइकोलॉजिकली उनके बिहेवियर्स को, उनके माइंड्स को कैप्चर किए रखें, क्योंकि वी आर वर्किंग जस्ट फॉर यू पीपल। फिर रिलाय ऑफ हेजमोनिक डोमिनेंस, एक होता है रिलाय, आपका रिलाय करना हमेशा हेजमोनिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर। इसमें सबसे जो अच्छी एग्जांपल अक्सर कोट की जाती है वो बेटा की जाती है आपके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की। आपकी जो मुल्ला क्लास है, आपकी जो इंडिया के अंदर मैं कहूँगी पंडित क्लास है, या फिर आपकी पोप और प्राइस क्लास है, ये सब के सब बेसिकली आपकी गरीब क्लास को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। खुदा का या गॉड का फियर जो है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को दिया जाता है कि नमाज छोड़ोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे, झूठ बोलोगे तो भी जहन्नुम में चले जाओगे। पंडित कहते हैं जी ये कर दिए गाय कि आगे से गुजर के जहन्नुम मतलब आपको तो बहुत ज़्यादा कर्स मिलेगा। तो ये जो रिलाय क्रिएट करना है एक वर्किंग और पुअर क्लास का हेजमोनिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ये बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज किया जा रहा है। अब कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर लोगों को ये कहा गया है कि आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सिविलियन सुपरमेसी जो है वो कभी एक्चुअलाइज नहीं होगी। हालांकि आप ये देखें कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमेशा जो है आपके माइनॉरिटीज़ को और आपकी जो अपोजिशन है उसको बहुत ज़्यादा स्नब किया जाता है। तो वहाँ पर अल्टीमेटली लेकिन इस हेजमोनिक स्ट्रक्चर और डोमिनेंस जो है वो क्रिएट की गई है। और अब कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर सिविलियंस आर वेरी मच रिलाइंग ऑन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर कि डेमोक्रेसी अपने आइडियल्स में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डेमोक्रेसी कहीं पर भी कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कल्चर्स के थ्रू, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के थ्रू जो है वो ये बात लोगों के माइंड में इनकलकेट की गई है कि डेमोक्रेसी इज़ द लास्ट हब फॉर यू पीपल, क्योंकि डेमोक्रेसी ही है जो आपके राइट्स को सिक्योर कर सकती है। एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है डजेंट मैटर। सेम इज़ द केस विद रिलीजन को आज भी जो है वो पुअर क्लास को स्नब करने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्यों किया जाता है? खुदा से डराया जाता है। और ये सारे के सारे हेजमोनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो गरीबों के लिए हैं। गरीब जो है वो ड्रिंकिंग नहीं करेगा क्योंकि उसको लगता है कि शराब हराम है, लेकिन आप देख लें कि आपकी सोसाइटी के अंदर ये जो एलीट कल्चर है उसमें 10% अगर आपकी एलीट है तो 10 की 10 जो है वो ड्रग्स और ये शराब और इन सब चीज़ों पर रिलाई कर रही है। तो क्या उनके लिए खुदा नहीं है? उनका खुदा कोई और है। बट स्टिल लोगों को इस तरह के कल्चर्स के ऊपर उनकी डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए कुछ डिफरेंट आर्गुमेंट्स को कुछ डिफरेंट प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को क्रिएट किया जाता है ताकि लोगों के माइंड्स को जो है वो कैप्चर किया जा सके।
उसके बाद आता है स्पिरिचुअल नीड्स एंड मार्क्सिज्म। इस पॉइंट के ऊपर बेटा बहुत डिफरेंस है एंटोनियो ग्राम्शी का और कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जो है वो टोटली निगेट कर देता है रिलीजियस नीड्स को। वो ह्यूमन बींग्स की, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, बहुत से फिलोसफर्स ने क्लेम किया। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बहुत से फिलोसफर्स ने क्लेम किया। बट एट द सेम टाइम मैन इज़ अ स्पिरिचुअल एनिमल। इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलाई करता है एक ऐसे बिलीफ के ऊपर जिसके थ्रू उसको पता हो कि अल्टीमेटली देयर इज़ सम बिगर रियलिटी, और वो एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से कभी ना कभी आई विल गेट द जस्टिस। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वर्ल्ड और यूनिवर्स जो है वो एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू रन हो रही है। वोल्टायर इज़ अ वेरी मेजर फिलोसोफर इन वेस्टर्न फिलोसफी। ही क्लेम दैट इफ देयर इज़ नो गॉड, अगर कोई खुदा ना होता, वन शुड इन्वेंट द गॉड, कोई ना कोई खुदा को इन्वेंट कर देता, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है। इंसान की स्पिरिचुअल सेल्फ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। इवन तो आपको मैं यहाँ से बताती हूँ कि 18-19 सेंचुरी के अंदर जिन कंट्रीज़ के अंदर रिलीजन को बैन किया गया था, 21st सेंचुरी के अंदर जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर चर्चेज़ को रीओपन किया गया है, क्योंकि लोगों के अंदर सुसाइडल रेशियो बहुत ज़्यादा हो गई है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑब्वियसली मटीरियल एफ्लुएंस, उनके पास मटीरियल चीज़ों की कोई कमी नहीं है। दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम द जॉब, from the material things they are having, from everything, from government, from laws, from law enforcement agencies, but eventually they are committing suicides because उनको वो जो एक spiritual satisfaction है वो नहीं मिलती है। तो ग्रामशी ये कहता है कि रिलीजन को एज एन डोमिनेंट फोर्स काम नहीं करना चाहिए, बट एवेंचुअली एक इंसान की जो स्पिरिचुअल नीड है उसके लिए खुदा की ज़रूरत है। बट वो ये भी क्लेम करता है कि बेसिकली रिलीजन इज़ अ वेरी प्राइवेट मैटर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। रिलीजन के लिए आपको बहुत मुल्लास की, आपको पोप्स और प्राइस्ट की ज़रूरत नहीं है जो आपको गाइड करें, जिनके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे चर्च में जाना पड़े। आपकी एक पर्सनल रिलेशनशिप है 1-to-1 गॉड के साथ, वो आप मेंटेन करें। बट उसके अंदर ये जो आपके रिलीजन गॉड्स, रिलीजियस गॉड्स बने हुए हैं और वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, वो मत हो, क्योंकि इससे उनको आपको कंट्रोल करने का मौका मिलता है, उनको आपको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली एक गरीब इंसान, एक पुअर क्लास का बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, वो सफरिंग्स में चला जाता है। क्योंकि अगर आप मिडीवल एजेस और डार्क एजेस का टाइम पीरियड देखें तो उसमें पॉप्स और प्राइस्ट का और मोनार्क्स का बाकायदा आपको एक इंटरमिंगलिंग नज़र आती है। जैसे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में आप देखें कि मुल्लास का जो अलाइंस है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर। और क्यों है? क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमें पावर में रहने के लिए इनके ऊपर भी रिलाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सी आपकी पुअर क्लास 30-40% है, तो ये उसकी साइकी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग जिसके अगेंस्ट था, और उसने ये कहा था कि स्पिरिचुअल नीड्स तो हैं, मैं ये मानता हूँ, बट एट द सेम टाइम वो क्लेम करता था कि इन स्पिरिचुअल नीड्स की वजह से इंसान को अपनी साइको को किसी के भी हाथ में नहीं दे देना चाहिए कि वो इसको कंट्रोल कर सके। फिर वो कहता था स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। स्टेट के अंदर बेटा आपका आता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, स्टेट के ये 3 मेजर लीगल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लेजिस्लेशन होता है जो लॉ मेकिंग करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है। एग्जीक्यूटिव वो होता है बेटा जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है, उसकी कैबिनेट आ जाती है। और जुडिशरी वो है जो बेसिकली रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करती है, जो बेसिकली आपको जस्टिस प्रोवाइड करती है, जो बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो अकाउंटेबल करती है कि लोगों को उनके राइट्स जो हैं वो बाय ऑल मीन्स मिलने चाहिए। अगर दूसरी तरफ बात की जाए सिविल सोसाइटी की, तो सिविल सोसाइटी का मतलब है ये सिविलियन से निकला है। ऐसा एक सोसाइटी, ऐसा एक आइडियल स्ट्रक्चर जो बेसिकली सिविलियंस की प्रोटेक्शन के लिए हो, जहाँ पे सिविलियंस के राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें, जहाँ पर लोग जो जिस कंट्री के नेशनल हैं वो सेफ फील कर सकें, उनको पता हो गवर्नमेंट हमें सर्व करने के लिए मौजूद है, दे आर द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो है वो पॉलिटिकल सर्वेंट है, बल्कि दे आर द सिविल सर्वेंट एंड दे आर हेयर टू प्रोटेक्ट अस। तो बेसिकली वो यहाँ पर क्लेम करता है कि स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, वो कहता है कि स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इसको भी हेजमनी के तौर पे आपकी एलीट क्लास रूल करती है। आप देखिए 21st सेंचुरी से पहले जितने भी आपके डेवलप भी कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पर बेसिकली ओलिगार्की, जो बिजनेस एलीट क्लास है, वो आपको पॉलिटिक्स में नज़र आती है। बिजनेस एलीट क्लास, डैट मीन्स आपके लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी मोस्ट एलीट क्लास एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी जो है वो आपको इतनी इंडिपेंडेंट फॉर्म के अंदर नज़र नहीं आती। लॉ के कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव होते थे, वो डेफिनेटली बहुत रिच क्लास अफोर्ड कर सकती थी, आपकी लॉयर क्लास अफोर्ड नहीं करती थी।
तो बेसिकली स्टेट के तीनों स्ट्रक्चर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा था गरीबों को। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है लेगिस्लेशन में वो तमाम तर पॉलिसीज़ बनाई जाती थी जो गरीबों के अगेंस्ट हों और आपकी ऑब्वियसली एलीट क्लास को फेवर करें। एग्जेक्टिव में वो लोग बैठे होते थे जो बाकायदा उस एलीट क्लास का पार्ट होते थे, तो डेफिनेटली वो स्टेटस को चैलेंज नहीं करेंगे। फिर आपकी जुडिशरी को एक पूरी रिच और एलीट क्लास ऑन करके बैठी थी, तो वो क्यों जस्टिस डिलीवर करेंगे अपने से लॉयर रैंक वाले को या अपने से लॉयर क्लास के बंदे को? क्योंकि वो तो उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो तो उसको स्लेव की जगह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो क्यों उसको प्रोटेक्शन देंगे? तो दिस इज द थिंग। यहाँ से वो कहता है कि स्टेट का पूरा जो लीगल आइडिया है, जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है आपकी पुअर क्लास की। उसके बाद वो बात करता है सिविल सोसाइटी की। सिविलियन सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट आपको भी पता है, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इट वाज वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड। 21st सेंचुरी के अंदर सिचुएशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जेन्युइनली आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट एट दैट टाइम सिविलियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट कोई भी लीडर उस सिविल सोसाइटी के तमाम तर नैरेटिव्स को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं था। सिविलियंस एग्जिस्ट नहीं करते थे, देयर वाज जस्ट टू क्लासेस, रिच एंड पुअर। और पुअर क्लास बेचारी सिर्फ और सिर्फ स्लेव के तौर पे काम करती थी, और वो सिर्फ बेनिफिट के लिए काम करती थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो आपकी रिच क्लास का, उसके लिए काम करती थी। उसके बाद आपके आता है इंटेलेक्चुअल्स एंड एजुकेशन। ग्रामशी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म था, वो ये कहता था कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स हैं, वो बेसिकली वही हैं जो बेसिकली बहुत हायर एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं वो बेसिकली इसलिए ले रहे हैं कि उनके पास पैसा है। जिसके पास पैसा ही नहीं है वो या तो एजुकेशन ले ही नहीं रहा, या अगर ले भी रहा है तो वो गवर्नमेंटल स्कूल्स, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंटल स्कूल्स का हाल है, 100 साल पहले यूरोप और अमेरिका में भी यही सिचुएशन थी। तो वो इंटेलेक्चुअल्स कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, वो इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, वो उनको बिगर आइडियोलॉजीज कैसे सिखाएंगे? तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी सोसाइटी के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स में भी एक हेजमनी है वो अमीर क्लास की ही है। आपकी अमीर क्लास कभी भी कॉल मार्क्स जैसी आइडियोलॉजीज प्रमोट नहीं करेगी, जिससे एक गरीब क्लास का, एक लॉयर क्लास का बच्चा या बंदा उठ के उनके स्टेटस को चैलेंज कर दे। वो डेफिनेटली चाहेंगे कि इनके ब्रेन की नरिशमेंट ही इतनी स्ट्रांग ना हो। आप यहाँ से देखें कि सिंध जैसे जो आपका प्रोविंस है, वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड कल्चर क्यों अगेंस्ट है एजुकेशन के? क्योंकि अगर आपने एक बंदे को एजुकेट कर दिया, इसका मतलब है आपने उसकी रैशनैलिटी को ग्रूम कर दिया। इसका मतलब है आपने उसको राइट दे दिया कि एक दिन वो उठकर आपकी ही पावर को, आपकी ही पावर डायनामिक्स को चैलेंज कर देगा। इसका मतलब है कि आपने उसको सिखा दिया कि एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हारे राइट्स क्या हैं। आपने उसको इतना इंटेलेक्चुअल बना दिया कि वो फाइनली आपके हेजमोनिक कल्चर्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सकता है। ही नो हिज राइट्स, तो वो रिवॉल्ट करेगा। दैट इज उसका क्लेम था कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो वही प्रोड्यूस हो रहे हैं जो बहुत हायर एजुकेशन लेकर आ रहे हैं। लास्ट उसका कॉन्सेप्ट है द मॉडर्न प्रिंस का। इससे पहले आप मेरे लेक्चर्स ले चुके होंगे मैकावलियन प्रिंस के बारे में बेटा जो थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न प्रिंस की आइडियोलॉजी को। मॉडर्न प्रिंस वो है बेटा जो बेसिकली मैकावलियन प्रिंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैकावलियन प्रिंस जो है वो ओपनली ब्रुटैलिटी करता है, ठीक है, ओपनली डिप्लोमेसी करता है, पब्लिक का मिसयूज़ करता है, पावर का मिसयूज़ करता है। मॉडर्न प्रिंस जो है वो ये सब काम करेगा, बट इन अ हिडन मैनर। पब्लिक को वो ये नैरेटिव देगा कि आई एम वर्किंग फॉर योर बेनिफिट, लेकिन एवेंचुअली वो सिर्फ काम जो है वो एलीट क्लास के लिए और अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए करेगा। तो मॉडर्न प्रिंस और मैकावलियन प्रिंस का सिर्फ ये डिफरेंस है, ठीक है। प्रोटेक्शन वो भी एलीट कल्चर की कर रहे हैं, प्रोटेक्शन वो भी अपनी पावर की कर रहे हैं, प्रोटेक्शन वो भी इस बात की कर रहे हैं कि हम लोग अपनी पावर को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। बस वो स्लोगन्स और नैरेटिव्स जो हैं वो इस तरह के यूज़ कर रहे हैं जिससे एट द सेम टाइम वो सिविलियन बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकें, ताकि पुअर क्लास उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट ना कर सके। उसके बाद उसका ये बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक वर्सेस एलीट ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बच्चों वो होते हैं जो बेसिकली आपकी पुअर क्लास से आते हैं। वो कहता था कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पुअर क्लास है वहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि वो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर सकें। वहाँ पर इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्रिएट की जाए कि वहाँ पर बाकायदा एजुकेशन के बाद वो आपके स्टेटस को चैलेंज कर सकें, वो एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवा सकें, वो न्यू नॉर्म्स, न्यू वैल्यूज़, न्यू सिविल सोसाइटीज़ के स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। तभी वो टाइम आएगा कि आप अपने स्टेटस को के ख़िलाफ़ जो है एक रिवॉल्ट कर सकते हैं।
क्योंकि ग्रामशी का कहीं ना कहीं ये भी मानना था कि जब तक आप यहाँ से अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, डजेंट मैटर आप जितना भी रिवॉल्ट कर दें, क्योंकि यहाँ से जब आप उनको स्ट्रांगली डील कर सकते हो, आपको पता है, जैसे कि लूथर वगैरह कहता था कि मुझे जब जेल में रखा जाता था तो जब मैं पत्थर तोड़ता था तो मुझे पता था कि ये सिर्फ फिजिकल जो पनिशमेंट है ये वो है, दे नेवर ब्रेक माई सोल, ये कभी इतनी जरूरत रख ही नहीं सकते कि मेरी सोल को ब्रेक कर दें। तो यही बात जो है वो ग्रामशी कहता है कि बेसिकली आपके ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो आपके पुअर क्लास से आएंगे, दे आर गोइंग टू क्रिएट न्यू वैल्यूज, न्यू नॉर्म्स, न्यू अवेयरनेसेस। ये बेसिकली आपकी पुअर क्लास को एक्चुअल में रियलाइज करवाएंगे कि आपको किस तरह से स्नब किया हुआ है, आपके अगेंस्ट किस तरह से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल राइट्स, आपके स्लोगन्स, पॉलिटिकल स्लोगन्स और नैरेटिव्स को आप ही के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है, अदरवाइज आपके बेटरमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स आके आके काम करें। फिर वो इसको कहता है कि बेसिकली ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स किनकी थेरीज को, कौन होगा जिनकी थेरीज को, जिनकी प्रैक्टिकलिटीज़ को, जिनकी सारी चीज़ों को चैलेंज करेंगे। वो कहता था ये होते हैं जनाब आपके एलीट ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। एलीट ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स वो क्लास है बच्चों जो बेसिकली आपके सदियों से एग्जिस्ट कर रही है। ये तमाम तर वो क्लास है जो मोनार्क्स के बहुत क्लोज रही है, जो बेसिकली आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को रूल करती रही है, जिसने तमाम तर वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दी हैं जिससे आपका स्टेटस क्वो जो है वो मेंटेन रहा है, जिसकी वजह से आपकी कैपिटलिस्ट स्टेज मेंटेन रही है, जिसकी वजह से आपके जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, इन्होंने अपनी पावर्स को इतना मैक्सिमाइज किया है कि ये इकोनॉमिक जाइंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ये इंटेलेक्चुअल्स हमेशा जो है ट्रेडिशनल एलीट की बात करते रहे हैं। इन्होंने हमेशा सारी थेरीज इस तरह की दी हैं कि बेसिकली आपकी रिच क्लास जो है प्रमोट हो सके और आपकी पुअर क्लास स्टैग्नेंट रहे। आपकी पुअर क्लास जो है वो हमेशा स्लेवरी के तौर पे काम करे और कहीं ना कहीं वो ये एज्यूम भी करें कि नहीं वी आर एंजॉइंग आवर राइट्स। तो ये वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बेसिकली एलीट ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स की जितनी थेरीज हैं उनको चैलेंज करेंगे। जब चैलेंज करेंगे तो सोसाइटी के अंदर एक न्यू वेव ऑफ चेंज होगी, कॉन्शियसनेस, आपकी रैशनैलिटी इंप्रूव होगी, आपको पता होगा व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ फेक, व्हाट इज़ ट्रुथ। और जब ये टाइम आएगा तो डेफिनेटली अपनी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बिगर चेंजेस देखेंगे। डिफरेंस दोनों इंटेलेक्चुअल्स में ये है बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पुअर क्लास के लिए काम करेंगे। ये आपकी हेजमोनिक थेरीज जो हैं और हेजमोनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी रियलिटीज़ को एक्सपोज करेंगे। ये बेसिकली बताएंगे कि किस तरह से सिर्फ लोगों के बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए आपने डिफरेंट आइडियोलॉजीज क्रिएट की हैं। आपने किस तरह से रिलीजन के अंदर फियर का कॉन्सेप्ट इनकलकेट किया है। आपने किस तरह डेमोक्रेसी को एक आइडियल बना के पोर्ट्रे किया है जो कि किसी भी पुअर के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। आपने जुडिशरी के आइडिया को कैसे प्रमोट किया है और वही जुडिशरी आज भी अगर आप देखो तो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर सिर्फ रिच क्लास को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये डिफरेंस होगा। ये वाले इंटेलेक्चुअल सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलाइजेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, मीडिया हेजमनीज, प्रोपेगेंडा थेरीज लेकर आते हैं ताकि पावर मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर और कंट्रोल्ड बिहेवियर क्रिएट कर सकें, ताकि सिविलियंस के अंदर रिवॉल्ट करने की जो कैपेसिटी है या फिर अगर उनको समझ आ भी रही है एक्चुअल पिक्चर तो वो रिवॉल्ट ना कर सकें। न्यू कल्चर हेजमनी क्या है? जिसमें आपकी पुअर क्लास राइज करेगी, वो बेसिकली रिप्लेस करेगी आपकी कल्चरल हेजमनी की थेरीज को, वो रिप्लेस करेगी आपके टैबूज को और वो बताएंगे कि बेसिकली दिस इज़ नॉट द वे हाउ वी एक्सपेक्ट आवर गवर्नमेंट टू डू द वर्क। ये कोई तरीका नहीं है, हम रिलीजन को इस फॉर्म में और इस तरह से नहीं देखना चाहते। अगर रिलीजन हमें स्नब करने के लिए तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट। अगर रिलीजन इसलिए है कि खुदा से डराया जाए ना कि इंसान की एक स्पिरिचुअल सेल्फ सेटिस्फाई हो, तो ऐसा रिलीजन नहीं चाहिए। अगर डेमोक्रेसी ऐसी है कि आपकी बिजनेस क्लास नहीं आपकी पॉलिटिकल क्लास बन के आपको रूल करना है तो वी डोंट नीड डेमोक्रेसी। न्यू गवर्नमेंटल आइडियोलॉजीज, वो गवर्नमेंट जो जेन्युइनली आपकी वर्किंग क्लास को प्रोटेक्ट कर सके, वो गवर्नमेंट जो जेन्युइनली आपकी पुअर क्लास को और आपकी वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करे, वो गवर्नमेंट जो ट्रेड यूनियंस को और आपकी लेबर यूनियंस के जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, सुप्रीम लॉ से जो है वो रिप्लेस करें। ऐसे गवर्नमेंट जो इस तरह के रूल ऑफ लॉज को डिफाइन करे, जिस तरह की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लेकर आए कि उसमें एवरी सिटीजन इज इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स। गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी आता है।
इन तीनों स्ट्रक्चर्स को बेसिकली आपके ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स रूल करें, आपके पुअर क्लास रूल करें, ताकि वो जेन्युइनली जो हैं वो वर्किंग क्लास को प्रोटेक्ट कर सकें, वो इस तरह की आइडियोलॉजीज को क्रिएट कर सकें, इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आ सकें जो बेसिकली वर्किंग क्लास के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। वो एग्जेक्टिव में वो लोग बैठे हों जो जेन्युइनली कनेक्ट कर सकते हैं आपकी पूरी क्लास से। ऐसा नहीं है जो एक न्यू कल्चर और आपका जो एलिटिस्ट कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए वो बैठे हों। उसके बाद इसकी जो इम्पॉर्टेंट थेरीज़ हैं बेटा, मीडिया, हेजमनी एंड मार्क्सिज्म। आपको पता है मार्क्सिज्म से तो बहुत इंस्पायर था। हेजमनी की थेरी इसने खुद दी है और इसने मीडिया को कहा था कि मीडिया को एज अ टूल यूज़ किया जाता है, टूल के तौर पे यूज़ करके प्रोपेगेंडा को जस्टिफाई किया जाता है। मीडिया के अंदर हाईलाइट किया जाता है कि जो पॉलिटिशियन ये वाली लीगैलिटी प्रिंसिपल लेकर आया है, पॉलिटिशियन ने जो है वो जेन्युइनली जो है ये थेरी पास की है, ये बिल पास किया है ताकि वो पुअर क्लास के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर मीडिया की जो है वो एग्जांपल वो कोट करता है, मीडिया प्रमोट्स डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स, मीडिया एंड encourages people to consent to and support status quo power structures such as government, capitalism, corporations, patriarchy। वो यही कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा फॉल्सिफाई या फॉल्सिफाइबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है ताकि वो पावर स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर सके और लोग अपने कंसेंट के साथ, अपनी मर्जी के साथ ये चीज़ एज्यूम करें कि येस दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर और हम बेसिकली इस स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलना चाहते हैं। उसमें जो एग्जांपल वो दे रहा है गवर्नमेंट की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कैपिटलिज्म, ऑब्वियसली कॉर्पोरेशन, द रिचेस्ट क्लास ऑफ योर सोसाइटी, एंड पेट्रियार्की, वही जो मैंने बिगिनिंग में एग्जांपल कोट की थी कि वुमेन को सप्रेस करना, वुमेन को एक सेकेंड रेट सिटीजन के तौर पे ट्रीट करना। सेकेंड उसकी थ्योरी है हेजमनी की बेटा, ऑपरेसिव regimes आर एबल टू स्टे इन पावर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ coercion एंड कंसेंट विद एन एम्फेसिस ऑन कंसेंट। कंसेंट बहुत ज़रूरी है। कंसेंट होता है कि लोग अपनी मर्जी से एक आइडियोलॉजी को मान भी रहे हैं और अपनी मर्जी से उस आइडियोलॉजी के थ्रू जो है वो सप्रेस भी फील करें, बट वो उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं करे। कंसेंट जो है वो आपके सारे अनजस्टिफाइड मीन को भी लेजिटिमेसी के साथ रिप्लेस कर देता है। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी गवर्नमेंट की एक्सट्रीम पावर अगर उसके पास है तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों का कंसेंट शामिल हो। इवन अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, लेकिन जब अमेरिका के अगेंस्ट भी रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स प्रमोट हुए हैं, कंसेंट ऑफ द स्टेट चेंज हुआ है, तो अमेरिका को कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में बहुत से चैलेंजेस का सामना है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसको अब सुपर पावर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग ये एज्यूम नहीं कर रहे कि अमेरिका इज जेन्युइनली अ सुपर पावर। People must be taught to consent to everyday life behaviors and practices that keep the powerful people in power। वो कहता है लोगों को डे टू डे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सिखाया जाता है कि किस तरह आपने सिर्फ अमीर लोगों को या पावरफुल जिनके पास बहुत ताकत है, उनकी ताकत के नीचे जो है वो दब कर रहना है। उन प्रैक्टिसेस के अंदर आपका रिलीजन आता है, आपकी नॉर्म्स, वैल्यूज़, आपकी इवन फैमिली स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हर चीज़ आ जाती है। इवन आप पाकिस्तान की एग्जांपल देख लें ना, पुलिस जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, वही पुलिस वाला कहीं नज़र आ जाए तो हम खौफजदा हो जाते हैं, किसी भी बात के बगैर भी वो इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ द थिंग। फिर आपकी आती है मार्क्सिज्म। ऑब्वियसली मार्क्सिज्म ने बताया, मार्क्सिज्म के अंदर जो मटेरियल हिस्टोरिसिज्म था बेटे, उसमें उन्होंने बताया था कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स किस तरह से एग्जिस्ट करते रहे हैं और बेसिकली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल नाउ कैसे ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है विद रिगार्ड टू द इकोनॉमिक मीन्स। और उसने ऑब्वियसली जो एग्जांपल दी थी वो थी क्लासलेस सोसाइटी की, या जो सोल्यूशन दिया था दैट वाज ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, दैट वाज रिगार्डिंग कम्युनिज्म, के क्लासलेस सोसाइटी हो, कोई अपर लोअर मिडिल क्लास ना हो, सिर्फ वर्किंग क्लास एग्जिस्ट करे, तो बहुत यूटोपियन स्टेट है। पॉसिबल नहीं है कि आप क्लासलेस सोसाइटी की एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल बना सकें। इस सब के अगेंस्ट जो है वो काउंटर हेजमोनिक थेरीज जो हैं वो दी हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन रोल्स की बात की है कि वुमेन रोल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मीडिया को आप एक तो इस्तेमाल करें, मीडिया वॉरफेयर के थ्रू आप काउंटर कर सकते हैं हेजमोनिक स्ट्रक्चर्स को। जैसे वुमेन रोल्स हैं तो वुमेन का स्टेरियोटिपिकल रोल्स, बहू कैसी है, बेटी, इसके ऊपर बनाने के बजाय उन औरतों के ऊपर आप जो है डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं जिन्होंने बहुत काम किया है। मैदाम क्यूरी, ठीक है, इसके अलावा मुख्तारा माई पाकिस्तान के एग्जांपल में, मलाला यूसुफजई, वो एक अलग बात है कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है लेकिन स्टिल। और इसके अलावा जो वुमेन के डिफरेंट रोल्स हैं जैसे आसमा जहांगीर साहिबा हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग कि आप उन वुमेन रोल्स को जो है वो एक्सप्लोर करें जो उनके स्टेरियोटिपिकल रोल्स के अलावा हैं और मीडिया को एज अ टूल यूज़ करें ताकि आप उन तमाम तरह हेजमनीज़ को काउंटर कर सकें।
उसके बाद उसका ये भी बेटा एक हेजमनी का स्ट्रक्चर है, वो ये कहता है कि हेजमनी जो है वो बुर्जुआजी क्लास, आपकी रिच क्लास करती है, तो वो सोसाइटी को वैल्यूज़ को कॉमन सेंस से रिप्लेस कर देती है कि यही वैल्यूज़ हैं, यही सब कुछ है और इट्स बेसिकली कॉमन सेंस। ये आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है। कार्ल मार्क्स भी इसमें रिलीजन को गिनता है, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इससे आपकी दो सोसाइटीज़ डेवलप होती है। एक होती है पॉलिटिकल सोसाइटी जो बेसिकली आपकी पॉलिटिक्स को रूल करती है, एक होती है सिविल सोसाइटी जो आपकी सोसाइटी को रूल करती है। उसमें आपका स्कूलिंग आती है, चर्च आती है, मीडिया आती है। अब ARY और जियो किसी गरीब बंदे का तो होगा नहीं, CNN भी। चर्चेज़ में प्रॉपर प्राइस देख लें, मुल्लास की यहाँ देख लें, वीगोस के अंदर घूम रहे होते हैं। स्कूल्स देख लें, HSN का स्कूल की फ़ीस ही देख लें आप, और अज़बिस्तानी सूफिया वगैरह डॉलर्स में फ़ीस पे होती है। और दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देख लें। तो बेसिकली हजमीनी स्ट्रक्चर के थ्रू पॉलिटिक्स में तो वो हैं ही, पॉलिटिक्स को तो रूल कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके सिविल सोसाइटी के स्कूल, चर्च, मीडिया को भी रूल कर रहे हैं। इससे आपकी कल्चर हेजमनी डेवलप होती है। और फिर इस कल्चर हेजमनी को रिप्लेस किया जाता है कंसेंट परसुएशन। कंसेंट होता है अपनी मर्जी, परसुएट करना, किसी को इन्फ्लुएंस कर देना। तो उससे डोमिनेंट क्लास के जो आइडियाज़ हैं वो प्रमोट होते हैं, पूरी सोसाइटी में स्प्रेड कर जाते हैं। सोसाइटी उन्हीं आइडियाज़ को एक्सेप्ट करके अपनी वैल्यूज़ बना लेती है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हों तो वो कंसेंट परसुएशन नहीं होने देते, वो यहाँ पर लेकर आते हैं रिवॉल्ट, रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं उसके थ्रू कल्चर हेजमनी। कल्चर हेजमनी के बाद वो सिविल सोसाइटी को रूल करते हैं और सिविल सोसाइटी से वो बुर्जुआजी क्लास को चैलेंज करते हैं और सिर्फ अल्टीमेटली आपकी वर्किंग क्लास जो है वो पॉलिटिक्स में आ जाती है। तो ये वो स्ट्रक्चर बताता है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। वैसे सिंपल बुर्जुआजी क्लास है तो पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी को रूल करेगी और कंसेंट परसुएशन। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं तो वो बेसिकली कंसेंट परसुएशन को भी ख़त्म करते हैं, कल्चर हेजमनी में न्यू वैल्यूज़ लेकर आते हैं, सिविल सोसाइटी के थ्रू आपकी बुर्जुआजी और एलीट कल्चर को चैलेंज करते हैं और फिर आपकी पॉलिटिकल क्लास को रूल करते हैं और आपकी वर्किंग क्लास जो है वो आगे आती है। तो ये एक उसका कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। आपकी ये थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रामशी जो है आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।